नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे। मैं अविनाश यादव अयोध्या से फार्मर द जर्नलिस्ट चैनल के माध्यम से आज आप सबको बताएंगे कि जो जंगलों में उर्वरकों को देने की आवश्यकता क्यों नहीं होती है। सामान्य तौर पे आप देखते हैं कि यदि आपने खेतों में फसल को लगाए हुए हैं तो उनमें भारी मात्रा में उर्वरक और खाद की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन आप देखते हैं जैसे जंगल लगा हुआ है, इसमें ना कभी सिंचाई होती है ना इसमें कभी खाद दिया जाता है, लेकिन तब भी ये हरा भरा बना रहता है। इसमें लकड़ियां जो होती हैं, पत्तियां सब हमेशा निकलती रहती हैं। इसका कारण आज हम सबको बताएंगे। जनरली आप देखते हैं कि अपनी फसल आप बो रहे हैं तो उसमें आप रेजिड्यू को जो होता है उसको डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद में उसमें आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट ये सब डाल करके उसकी आप उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं और समय समय पर उसमें आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा को भी देते हैं। लेकिन जंगल में इस सबको देने की आवश्यकता नहीं होती है। इसका एक कारण ये है कि जो जंगल है इसकी जो पत्तियां हैं, इसकी टहनियां, पत्तियां, जो लकड़ियां इसमें जो होती है ये जमीन पर गिरती है और जमीन पर गिरने के बाद में होता क्या है, ये डिकम्पोज हो जाती है। कुछ दिन बाद डिकम्पोज होने के बाद में इसमें वो पाए जाते हैं जो सूक्ष्म जीव होते हैं, वो डिकम्पोज करने का काम करते हैं इसमें। तो सूक्ष्म जीव जो डिकम्पोज इसको कर देंगे तो डिकम्पोज होने के बाद में इसमें फिर ऑर्गेनिक मैटर की भी पूर्ति हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर में आप नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की भी मात्रा भरपूर होती है। तो इससे अपना नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास भरपूर मात्रा में मिलता रहता है। इसी कारण से ये पौधे हमेशा हरे भरे बने रहते हैं और इनमें अलग से फास्फोरस, पोटास और नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होती है देने के लिए। सामान्य तौर पर देखते हैं कि कुछ ऐसे कारण हैं जिनके लिए देना नहीं पड़ता है इसमें फर्टिलाइजर या खाद अलग से, इनको हम डिस्कस करेंगे। पहली बात होती है जैव पदार्थ एवं ह्यूमस। आप देखते हैं कि जब इसकी पत्तियां जमीन पर गिर जाती हैं तो डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के बाद इसमें ह्यूमस की मात्रा बढ़ जाती है। जो ह्यूमस की मात्रा आप देखेंगे बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है इसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा ऑटोमेटिक बढ़ती चली जाएगी। यही कारण है कि इसमें हम लोग अलग से इसको नाइट्रोजन वगैरह नहीं देते हैं। दूसरी बात ये होती है इसमें मृदा पर्दन। आप देखते हैं कि जो फसलों की जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा दूर में फैली नहीं होती हैं। इससे होता क्या है कि वहाँ पे जो मृदा का पर्दन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, या आप फसल जो होती है वो बहुत ज़्यादा दिनों की नहीं होती है। एक सीजन, 1 साल, 2 साल, इससे ज़्यादा की फसल ही नहीं होती है। अगर आप उसकी जब कटाई कर लेते हैं तो पानी, अगर बरसात होती है या सिंचाई आप करते हैं, उससे मृदा का पर्दन होता रहता है। इससे जो सॉइल के न्यूट्रिएंट होते हैं वो दूसरी जगह पे बहकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाता है जो जंगल होता है, यहाँ के जो इसमें जो जड़ी पाई जाती है पेड़ों में बहुत दूर में फैली हुई होती हैं। तो ये मिट्टी को आपस में बांध के रखती हैं। जब मिट्टी को आपस में बांध के रखी हैं तो इसमें अपरदन का जो चांस होता है कम हो जाता है। यदि होता भी है तो जो मिट्टियाँ होती हैं आसपास ही रह जाती हैं, न्यूट्रिएंट की लॉस इसमें कम होने लगता है, क्योंकि ये हमेशा बहुत दिनों के लिए स्टेब्लिश हो जाता है जो जंगल होता है। तो जब हमेशा के लिए हो जाएगा, स्थायी हो जाएगा, तो इसमें मृदा पर्दन कम होगा। जब मृदा पर्दन कम होगा तो न्यूट्रिएंट लॉस कम होगा, क्योंकि अपर्दन से न्यूट्रिएंट बहते हुए दूर चले जाते हैं। तीसरी बात होती है इसमें पोषक तत्वों का चक्र जो होता है यह भी रिस्पॉन्सिबल होता है इसकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने का। सामान्यता होता क्या है, जो इसके रिजिडी होते हैं इसी में मिलते हैं, उसमें डिकम्पोज होते हैं, फिर उसके बाद में नया प्लांट डेवलप होता है, फिर उसकी पत्तियां गिरती हैं, फिर इसी में डिकम्पोज होता है। मतलब ये साइकिल चलती रहती है, इसी में बनना है, इसी में बिगड़ना है, फिर इसी में सब कुछ हो जाना है। लेकिन प्लांट के केस में जो क्रॉप अगर देखी जाए, खेतों में जो क्रॉप होती है वहाँ पे देखा जाता है उसको जो मानव है वो अपने कंजप्शन के लिए उसका यूज करता है। मतलब उसकी जो ग्रेन है, इकोनॉमिक प्रोडक्ट जो है, और उसके बाद में बायोलॉजिकल जो प्रोडक्ट है, उसके दाने, भूसे, जितने भी रेजिड्यू हैं उन सबको आदमी अपने लिए या जानवरों के कंजप्शन के लिए बोता है। तो दाना तो अपने कंजप्शन के लिए ले आया, जो उसका रेजिड्यू है उसके लिए जानवरों के लिए चारा हो गया। तो जब आप वहां से सारा रेजिड्यू उसका ले आ रहे हैं तो उसमें फिर जब रेजिड्यू बचेगा नहीं, तो जब रेजिड्यू होगा नहीं तो डिकम्पोज क्या होगा, जब डिकम्पोज नहीं होगा तो न्यूट्रिएंट की कमी आ जाएगी। तो यही कारण है उसमें पोषक तत्वों की जो साइकिल होती है वो चल नहीं पाती है। और तीसरा इसमें कारण ये है कि इसमें जो प्राकृतिक वनस्पतियां होती हैं, इन वनस्पतियों को अलग से इसमें प्लांटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। आप देख सकते हैं वनस्पतियां यहाँ पे उगती रहती हैं, इनको कोई ट्रांसप्लांट नहीं करता है, ये उगती हैं, इनकी पत्तियां सब रेजिड्यू इसमें गिरते हैं, डिकम्पोज होते हैं, न्यूट्रिएंट सब कुछ देते रहते हैं। और दूसरी बात, इसमें जब डिकम्पोजिशन जब ज़्यादा होगा
तो सूक्ष्म जीव भी ज्यादा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो अलग से हम फर्टिलाइजर केमिकल इसका एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं, तो सूक्ष्म जीव की मात्रा अधिक होगी। क्योंकि फसलों में हम जब वहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह डाल देते हैं तो उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, वो बहुत नुकसानदायक होता है। इसीलिए इसमें नहीं मरते, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजर वगैरह का एप्लीकेशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ की जो मृदा है पॉल्यूशन उसमें नहीं हो रहा है, तो सूक्ष्म जीव भी अधिक मात्रा में पाएंगे। जितने अधिक मात्रा में सूक्ष्म जीव होंगे डिकम्पोजिशन उतना ही होगा। तो दोस्तों ये सब जानकारी आप सबको कैसे लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल फार्मर द जर्नलिस्ट को पर विजिट जरूर करते रहें। ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।